यस। अब अपन देखते हैं सबसेक्शन 1A। तो 1A में क्या लिखा था कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रिफर्ड टू इन शेड्यूल 2। ये बहुत सिंपल है कि किसको गुड्स माना जाए और किसको सर्विस माना जाए। ओके, सो लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अच्छा, आप कहेंगे कि सर ये क्यों दिया है? तो पुराने ज़माने के जो पाप होते हैं ना, उसको धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पुराने ज़माने के पाप का मतलब है कि ओल्ड लिटिगेशंस। तो पुराने ज़माने में सर्विस टैक्स एक अलग था जो कि सर्विसेज के लिए था, और दूसरा था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो गुड्स के लिए था, और एक्साइज ड्यूटी भी था जो गुड्स के लिए लगता था। तो बहुत सारे लिटिगेशंस अराइज हुए थे उस ज़माने में कि एक एक्टिविटी है या एक ट्रांजैक्शन है तो उसको गुड्स माना जाए या उसको सर्विस माना जाए। तो ऐसे लिटिगेशंस को करंट लॉ में यानी जीएसटी के अंदर अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये शेड्यूल बना दिया है कि ताकि किसी को डाउट ना हो कि इसको गुड्स कहेंगे या सर्विस कहेंगे। आए समझ में? तो इसके लिए शेड्यूल है ये। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले दिया है ट्रांसफ़र, एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, जिसको अपन ओनरशिप ट्रांसफ़र कहते हैं ना, इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है ना। ये पेन है मेरे पास, मैंने आपको अगर टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया तो ये पेन आपकी हो गई, तो इसको अपन सेल मानेंगे, यानी कि गुड्स मानेंगे, यानी पेन क्या बनेंगी? गुड्स। लेकिन यही पेन अगर मैंने आपको दिया यूज़ करने के लिए किराए पे कि चलो 10 दिन तुम यूज़ करके मेरे को दे दो, तो मैंने टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया ना, फिर उसको सर्विस मानेंगे। तो रेंट पे देना ये सर्विस होता है, और टाइटल को ट्रांसफ़र कर देना तो फिर उसको गुड्स माना जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर उसमें ये भी बोला है कि एग्जाम्पल में कि व्हेन द गुड्स आर स्टोलन, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि अगर आपका गुड्स चोरी हो जाए, टाइटल ऑफ गुड्स शैल पास टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस है तो, देयरफॉर इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है ना, तो इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर भी टैक्स लगेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, लॉ में ऐसा लिखा है कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम आपने किया तो गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को, चोर को नहीं इंश्योरेंस कंपनी को, इसलिए उसको सप्लाई मानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन गुड्स। अब राइट्स की बात करें, राइट यानी एक आध राइट जो आपके पास था, जैसे कि राइट ऑफ ऑक्यूपेशन है, राइट ऑफ यूज़ है, राइट ऑफ एन्जॉयमेंट होता है। तो अगर उसको ट्रांसफ़र किया, टाइटल को नहीं किया, सिर्फ राइट ऑफ यूज़ या राइट ऑफ एन्जॉयमेंट को अगर आपने ट्रांसफ़र किया, तब क्या होगा? तो देखो, इट सेज राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, ऐसा है, ये कॉमन है। यानी हमने राइट को ट्रांसफ़र किया है, तो राइट ऑफ गुड्स यानी मेरे पास कंप्लीट ओनरशिप है। और दूसरा जो पॉइंट है अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, तो उसको कहते हैं पार्ट ओनरशिप। यानी हो सकता है ना मैं कोई चीज़ का पार्ट ओनर हूँ, फुल ओनर नहीं हूँ, आई एम अ पार्ट ओनर। यानी ये पेन जो है ये दो लोग मिल के ओन कर रहे हैं, फारूक एंड दीपिका, हम जॉइंट ओनर्स। तो मेरा जो शेयर है ऑफ ओनरशिप वो मैं किसी को यूज़ करने के लिए दे सकता हूँ। हमने डिसाइड किया कि 15 दिन दीपिका यूज़ करेंगी, 15 दिन मैं यूज़ करूँगा। हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ हम कॉमनली परचेज करते हैं, शेयर करते हैं। तो मेरे जो 15 दिन का यूज़ था वो मैं किसी को दे सकता हूँ ना काम करने के लिए, तो उस तरह से, तो उसको कहते हैं अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स। तो हम ट्रांसफ़र बेसिकली क्या कर रहे हैं? राइट। ओके, सो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे नीचे एग्जाम्पल में दिया ये रेंटल्स एंड लीजेस, लेकिन राइट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हो एन्जॉयमेंट, राइट ऑफ एन्जॉयमेंट, राइट ऑफ यूज़, ऐसे जो राइट्स होते हैं ना, तो वो लिखा है। सो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन गुड्स यानी कंप्लीट, और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स
विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी टाइटल मैंने ट्रांसफर नहीं किया, टाइटल मेरे पास रखा, ओके, शैल बी सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको अपन मानेंगे सर्विस। तो जितने भी लीजेस हैं, जैसे मैंने ऊपर में ही कहा कि ए में क्या लिखा है, टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो उसको गुड्स मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। और अगर ओनरशिप मेरे पास है, मैंने सिर्फ राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन अगर आपको दिया है तो फिर उसको सर्विस मानेंगे। तो रेंटल इज अ सर्विस, सेल इज गुड्स, सिंपल है। एग्जाम्पल में भी सिंपल है, रेंटल्स एंड ऑपरेटिंग लीजेस, अकाउंट्स में पढ़े आप लोगों ने, वेरी गुड। फिर तीसरा पॉइंट है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप राइट्स, शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ गुड्स। बिल्कुल सब के सब समझ गए होंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको क्या कहते हैं अपन, अकाउंट से पढ़े ना आप लोगों ने, इसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम, है ना, या हायर परचेज सिस्टम, या फाइनेंस लीज भी कहते हैं, फाइनेंस लीज, हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो इसमें जो गुड्स हम देते हैं उसको भी गुड्स ही मानिए, सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे आजकल कोई भी दुकान में ऐसे ही होता है ना, लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि एक बार में पैसा दे के ख़रीद ले, तो दुकानदार लोग क्या करते हैं, जैसे कि कमर्शियल गुड्स, होम गुड्स, टीवी, फ्रिज वगैरह आजकल काफ़ी कॉस्टली हो गए, और कोई छोटे टीवी तो ख़रीदता नहीं है, दीवार की साइज़ छोटी है लेकिन टीवी बड़ा है है ना, 55 इंच एंड 65 इंच टीवी आजकल लोग ख़रीदते हैं। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि दुकानदार क्या करता है कि 2 लाख 3 लाख का टीवी है, तो कोई भी कस्टमर आसानी से मिलेगा नहीं, तो वो हायर परचेज पे बेचते हैं कि ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में पे करना, ले जाओ लेकिन इंस्टॉलमेंट में पे करना। तो वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम दे रहा है जिसमें ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड, लेकिन यहाँ पर उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। इवन अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा, उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र ही हम मानते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सर्विस। तो ऑपरेटिंग लीज अलग है और फाइनेंस लीज अलग है। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि गुड्स को वापस करना होता है, ओनरशिप का ट्रांसफ़र नहीं होता ऑपरेटिंग लीज में। और फाइनेंस लीज में क्या होता है कि आफ्टर द फाइनेंस पीरियड इज ओवर द ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड टू द बायर। तो वो डिफरेंस है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज। सो फाइनेंस लीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑपरेटिंग लीज is example of supply of service, okay। तो ये 3 पॉइंट हुए, उसी को फिर एक छोटे से उसमें दिया है चार्ट में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड और बिल्डिंग के लिए क्या दिया, देखो, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, ये सब अलग अलग वर्ड है, बात वही है। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे अपन किराए से देते ना बिल्डिंग को, तो वही। तो लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहला लैंड के लिए है, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। लैंड को किराए से देना क्या माना जाएगा, सर्विस। जैसे कि सर्कस को दिया, एंटरटेनमेंट, पार्किंग प्लेस के लिए किसी को दिया, बहुत ज़मीन है मेरे पास प्राइम एरिया में, आजू बाजू सब मल्टीप्लेक्सेस है, तो उनको लगेंगी जगह गाड़ियाँ पार्क करने के लिए। तो मेरे पास ज़मीन पड़ी थी 25 एकड़, कहाँ पे, अपने दिल्ली में, पार्लियामेंट हाउस के बाजू में। क्या करूँ, कुछ पड़ी है, कुछ करने का नहीं है, तो मैंने किराए से दे दिया है तो उसको क्या मानेंगे अपन, सर्विस। देन नंबर 2, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, दूसरा पॉइंट बिल्डिंग का है, वही है लीज और लेटिंग आउट, इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स। अब इंटरेस्टिंग है, फॉर बिजनेस और कॉमर्स, अंडरलाइन करो,
ईदर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फॉर कमर्शियल यूज, तो इसमें एक पॉइंट हिडन है जो आप ध्यान में रख लो कि अगर अपन बिल्डिंग को रेसिडेंस के लिए, जैसे मेरे पास फ्लैट्स है, मैंने लोगों को रेसिडेंस के लिए दिया है, रहने के लिए फ्लैट्स अपन लीज करते हैं ना, लेट आउट करते हैं, तो वो फ्लैट का जो लेटिंग आउट है फॉर रेसिडेंशियल पर्पज, दैट इज नॉट चार्जेबल अंडर जीएसटी। याद रखो, होम के लिए, घर के लिए लेट आउट करना फिलहाल एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन कमर्शियल यूज के लिए अगर आप बिल्डिंग को लेट आउट करोगे तो वो चार्जेबल है और उसको अपन सर्विस मानेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, ऑलरेडी अंडरलाइन है, अनदर पर्सन्स गुड्स, दूसरे का किसी का गुड्स है और मैंने उस पर किसी तरह का ट्रीटमेंट दिया, कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट अप्लाई किया, तो क्या होगा? इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसको इन शॉर्ट अपन जॉब वर्क कहते हैं। किसी और के गुड्स पे हमने कुछ काम करना, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास मोटर कार है, मैंने उस पर पेंट करके दिया, मैंने उसको रिपेयर करके दिया, तो रिपेयरिंग, पेंटिंग, रिनोवेटिंग, ये सब किस में आएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। अपन सर्विसिंग, कार सर्विसिंग ही तो कहते हैं ना। तो मेरी कार है, मैंने आपको दी सर्विस करने के लिए, तो आपने जो सर्विस प्रोवाइड की, कार सर्विसिंग या डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। Where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets। यानी इस तरह से हमने किसी को देना कि वो फिर हमारे एसेट्स में नहीं काउंट होंगे। ठीक है, whether or not for a consideration, उसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है, ना भी हो सकता। Such transfer or disposal is supply of goods। ये अपने वहां भी पढ़े थे ना, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, तो उसको गुड्स मानेंगे। ओके, सिंपल है। जैसे कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स का एक एग्जांपल है, डिस्पोज्ड ऑफ बाय द कंपनी, क्योंकि इसमें वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन दिया है ना, तो उसका एक एग्जांपल है। नॉट कंसिडरेशन का एग्जांपल है कि हमारे जो स्टॉक है वो अगर एक्सपायर हो जाए, जैसे हम मेडिसिन कंपनी है, हाँ, मेडिसिन बनाते हैं, तो मेडिसिन में क्या है कि लिमिटेड लाइफ है, शेल्फ लाइफ 3 महीने का लाइफ है, मान लो कोई मेडिसिन का 6 महीने का है, 1 साल का है। अगर उसमें बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका और स्टॉक में पड़ा है तो एक्सपायर हो जाएगा ना। सिमिलरली फूड इंडस्ट्री में हमने रसगुल्लास बना दिए, गुलाब जामुन बना दिए, और टिन में हल्दीराम्स बनाता है, जैसे टिन करके रखे उसको, और उसकी लाइफ थी मान लो 3 महीने। टिन वाले की लाइफ ज़्यादा होती है, 3 महीने, और 3 महीने में नहीं बिका, लोगों ने, सबको डायबिटीज़ हो गया और लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। अभी वो नुकसान हो गया और उसको हमने फिर डिस्पोज ऑफ किए, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, याद रखो। तो उसमें लिखा है, और उसको क्या मानेंगे अपन? गुड्स मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। फिर डिस्पोजल ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी एक एग्जांपल है उसका। आग लग गई, गुड्स जल गया, तो जो रसगुल्ले थे वो जल के गुलाब जामुन हो गए आई मीन जिसे काले हो गए, अब वो कोई खा नहीं सकता ना, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन उसको भी, डिस्पोजल को भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। दूसरा पॉइंट है उसमें कि वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, आर पुट टू प्राइवेट यूज। रुक जाओ, एग्जाम्पल सुन लो।
बहुत सिंपल है। मेरी क्या है, टीवी की दुकान है, टीवी बेचता हूँ, हर ब्रांड की टीवी हमारे पास, फ्रॉम स्मॉल टीवी टू बिग टीवी टू एक्स्ट्रा लार्ज टीवी, सब बेचते हैं हम। तो क्या हुआ कि मैंने एक टीवी बीवी के कहने पे उठा के घर पे ले आया। एक्चुअली टीवी मालूम है क्या होता है, टीवी इज अ सब्सटीट्यूट फॉर बीवी। जब इंसान बीवी से परेशान हो जाता है, उसकी बातें सुन सुन के पक जाता है, तो जल्दी से टीवी लगा देता है ताकि टीवी को सुनते रहे, एक दूसरे को कोई ना सुने। एंड सेम गोज फॉर हस्बैंड ऑल्सो। तो जितनी लड़कियां हैं बुरा ना माने, सेम गोज वाइस वर्सा। ओके, तो टीवी इज अ गुड मिडिल मैन यू कैन से। खैर जो भी है, जोक्स अपार्ट, पॉइंट समझ में आ गया ना आपको कि मैंने दुकान से एक टीवी जो स्टॉक इन ट्रेड था, बेचने के लिए रखा था, उसको उठा के घर पे लगा दिया। अब आप एग्जाम्पल चेंज करते रहो, हज़ारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हमारे पास टाइल्स की दुकान है, घर बन रहा है, हमारा ही नया घर बन रहा है, उठा के ले आए। एसी, एयर कंडीशनर हम बेचते हैं, उठा के ले आए घर पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ ला सकते हैं ना। इवन कार्स, कार का डीलरशिप हमारे पास, और एक कार हमने हमारी बेटी को दे दी। अब वो कॉलेज में आ गई है, 12 पास हो गई है, तो उसको एक कार हमने गिफ्ट कर दी, घर पे आ गई, पर्सनल यूज़। अच्छा, पर्सनल यूज़ में कौन, तो खुद के लिए भी हो सकता है जो दुकानदार है, या उसके कोई फैमिली मेम्बर वगैरह कोई भी हो सकता है। तो वो है उसके अंदर पुट टू प्राइवेट यूज़। समझ में आ रहा है? पुट टू प्राइवेट यूज़ और और आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज़। तो इसमें वो बेटी का एग्जाम्पल आ जाएगा, चिल्ड्रन, वाइफ, एक कार, फिर वाइफ ने कहा मेरे को भी चाहिए, बेटी को कार दे रहे, मैं घर में बैठे बैठे परेशान हूँ, मेरे को घूमने जाना है, तो एक कार हमने वाइफ को दे दी। फॉर एनी पर्पज अदर देन द पर्पज ऑफ बिजनेस, यानी वही प्राइवेट यूज, नॉन बिजनेस यूज। यानी आपने क्या किया कि जो बिजनेस एसेट्स थे उसको नॉन बिजनेस में कन्वर्ट किया, या तो खुद के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, या किसी और के लिए। वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, इसमें भी वही पॉइंट है, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। जैसे मैंने कहा ना कि भाई हमारी बेटी को, वाइफ को हम कार देंगे तो क्या पैसे लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। द यूसेज और मेकिंग अवेलेबल ऑफ सच गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये इंटरेस्टिंग है, हाँ। तो इसमें क्या है कि मैंने कार वगैरह जो है वो दी तो है, लेकिन इसमें याद रखो कि वे बाय अंडर डायरेक्शन कैरिंग ऑन गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब पुट, ये पुट जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर भी प्राइमरी कंडीशन ये है कि ओनरशिप जो है इज नॉट ट्रांसफर्ड। हाँ भाई, टीवी मैंने घर पे लगा तो दिया है, लेकिन ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया है। ओके, ओनरशिप अभी भी बिजनेस का ही है, मैंने उठा के घर पे लगा दिया, मैंने एक कार उठा के बीवी को दे दी, चलाओ, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। लेकिन उसको भी अपन, तो इसमें लिखा है वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर हम ओनरशिप को ट्रांसफर कर दे तो फिर वो गुड्स में जाएगा। अंडरस्टैंड? ओनरशिप ट्रांसफर कर दे तो गुड्स में जाएगा। ओनरशिप हमारे पास है, यूज के लिए दे दिया है, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज सर्विस। जैसे एग्जांपल में दिया ही है कि एक मारुति सुजुकी का डीलर है, और उसने क्या किया कि एक डिज़ायर जो कार है वो उसके खुद के लिए या फिर उसकी डॉटर को दे दिया यूज़ करने के लिए, तो उसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, फिर अगला पॉइंट, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। एक आदमी है जो टैक्सेबल पर्सन था लेकिन अब नहीं है। ऐसे कैसे होता है? ऐसे दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपने दुकान ही बंद कर दी और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा दिया,
या हो सकता है कि आप एक मॉनेटरी लिमिट के नीचे चले गए। जो रजिस्ट्रेशन का मॉनेटरी लिमिट होता है ना, कि उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा और जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होती है, लेकिन उसके नीचे अगर आप हो, ये लिमिट टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज करते रहता है, उस लिमिट के नीचे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा और लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी भी नहीं आएगी। तो वो लिमिट के अगर आप नीचे आ जाते हो, पहले ऊपर थे, रजिस्टर्ड थे, टैक्स पे कर रहे थे एंड यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, अब आपका टर्नओवर लिमिट के नीचे आ गया, रिसेशन, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दोगे। तो व्हाट विल हैपन, यू विल सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो, सो व्हेन अ पर्सन अंडरलाइन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, एनी गुड्स, अंडरलाइन करो गुड्स, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस में थे, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह में थे, कैरिड ऑन बाय हिम, shall be deemed to be supplied by him। डीमिंग फिक्शन है कि deemed to be supply, आपने सप्लाई कर दिया है। in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be taxable person। immediately before यानी कब डीमिंग फिक्शन लगेगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया, just before the closure, यानी आज अगर आप क्लोज कर रहे हो बिजनेस, तो समझो कि क्लोज करने के पहले जितना स्टॉक इन ट्रेड आपके पास है सब का सब बेच दिया आपने, हालांकि नहीं बिका है, हमारे पास है, लेकिन डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड, यानी जितना स्टॉक इन ट्रेड है, इन सिंपल वर्ड्स, क्लोजर ऑफ बिजनेस के वक्त जितना स्टॉक इन ट्रेड है हमारे पास, वो सब पे हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आए समझो, सिंपल है, डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड। अनलेस इन एक्सेप्शंस, कौन से केस में डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। नंबर 1, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर एज अ गोइंग कंसर्न मैं किसी को दे देता हूं, तो फिर वो बेचेगा ना यार आगे, इनहेरिटेंस हो गया तो वो बेचेगा आगे। बाप ने बेटे को बिजनेस गिफ्ट कर दिया तो बेटा बेचेगा, जीएसटी तो लगना है, तो फिर ये डीमिंग फिक्शन जो है डीम सप्लाई का, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person, like मैंने कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया to carry on my business on my behalf, तो अब वो ट्रस्टी जो है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो अब टैक्स पेयर बन जाएगा, चलेगा, then it is fine। if the business is continuing then it's fine। मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, लेकिन मेरी जगह कोई और टैक्सेबल पर्सन आ गया जो ये बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा, कैरी ऑन करेगा, तो फिर ये डीमिंग फिक्शन जो है डीम्ड सप्लाई, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ओके, और एक एग्जांपल भी उसमें दिया है जैसे मैंने कहा ना कि नॉर्मली ये कब अप्लाई होता है, व्हेन यू सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जो वर्ड है उसका मतलब है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो जाए। तो एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर आपका टर्नओवर टैक्सेबल लिमिट से नीचे आ जाता है तो आप उसको कैंसिल करा सकते हो रजिस्ट्रेशन। फिर एक कंपलसरी कैंसिलेशन भी होता है, आपने कोई वॉयलेशन वगैरह किए तो आपका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ही कैंसिल कर देता है, तो वहाँ भी ये क्लॉज लगेगा। तो उसका एग्जांपल मैं दिया, देखो, मैसर सोनू एंड सन्स, मेरे को लगता था कि सन को सोनू कहते हैं, खैर, लेकिन जो सोनू एंड सन्स contravenes the provisions of GST, and for this contravention proper officer passed an order to cancel his registration। In this case all the goods forming part of the assets of the business carried on by him shall be deemed to be supplied। उसको क्या मानेंगे, डीम सप्लाई, और उस पर जीएसटी लगा देंगे। फिर उसके बाद 5th पॉइंट है, इसमें पूरे सर्विसेज दिए हैं, यानी किस किस चीज़ को अपन सर्विस मानेंगे, तो वो भी सिंपल है। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये मोस्ट ऑफ दीज जो है ना, तो वो पुराने सर्विस टैक्स लॉ में जो लिटिगेशन वाले पॉइंट्स थे वो है ये सारे। सबसे पहले रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो ऊपर में भी देखा कि रेंट पे जो भी चीज़ दी जाती है, लीज एंड रेंट्स, ये अपन सर्विस मानते हैं। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स
बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयरऑफ। देखो ट्रांजैक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन, और नहीं कंस्ट्रक्शन, मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, ठीक है, आपके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, या मेरी खुद की भी हो सकती है, जो भी है, बिल्डिंग एक बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन, तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए उसमें, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, सिंपल बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स इन ऑल मल्टीप्लेक्सेस एंड ऑल बिग शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, any civil structure, any kind of civil structure, it can be a bridge, it can be road, it can be anything, any civil structure, और a part thereof, यानी अपन पार्ट कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, या तो फुल या पार्ट, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, यानी जिसको बेचने का इंटेंशन है वो भी इसमें कवर्ड है, जो हम बना के बेचने वाले हैं, to a buyer wholly or partly except where the entire consideration, तो बेसिकली बोला है कि कंस्ट्रक्शन को सर्विस मानेंगे, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस, लेकिन एक उसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वे द एंटायर कंसिडरेशन, एंटायर यानी कंप्लीट 100% कंसिडरेशन, हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी बिल्डिंग का जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, जो आर्किटेक्ट या जो गवर्नमेंट आर्किटेक्ट्स है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दूसरे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो है उनसे मिलता है, बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इससे उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहते हैं, और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी एक रहता है और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई ऐसा एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, या फिर ऑक्यूपेशन जब हम ग्रांट करेंगे लोगों को तो उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो मेरे 50 फ्लैट बन रहे हैं, तो उसमें पहला फ्लैट मैंने जब किसी को दिया ऑक्यूपाई करने के लिए तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन, फर्स्ट ऑक्यूपेशन, विच एवर इज अर्लियर, तो ये दोनों में से अगर कोई पहले है उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा था, है ना, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो बहुत सिंपल चीज़ है ये, ये एक बड़ी बिल्डिंग हम बना रहे, ऐसा मल्टी कॉम्प्लेक्स, बिग कॉम्प्लेक्स। अब इसमें होता क्या है, देखो एक पूरा इसका हिस्ट्री अपन समझते हैं कि कैसे बिल्डिंगों को बेचा जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कंपनी है ABC कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ये बना रही है, एंड दे मेकिंग दिस कॉम्प्लेक्स, इट इज अ 100 फ्लैट स्कीम। तो देखो कमर्शियल भी हो सकती है, रेसिडेंशियल भी हो सकती है, जो भी है वॉट एवर इट इज। अब इसमें लोग करते क्या है, इसमें क्या करते हैं कि जब इसका प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग स्टेज, तो आर्किटेक्ट से इसका पूरा प्लान बनवा लेंगे, अच्छे अच्छे ब्रोशर्स बनवा लेंगे कि हमारी बिल्डिंग कैसे दिखने वाली है ना। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हम दिखाएंगे विथ ऑल एमिनिटीज़, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, ये वो, और वो क्या है कि इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल दिखते हैं फ़ोटोज़ में, और जब बिल्डिंग बाद में एक्चुअल बनती है तो छोटा सा एक पूल होता है, 100 फ्लैट्स एंड 1 स्मॉल पूल। सब अगर उसमें कूद गए तो पानी नहीं रहेगा, लोग ही लोग रहेंगे। लेकिन खैर पेपर पे और ब्रोशर्स एक नंबर के कलर्ड ब्रोशर्स बनवाते हैं, और एक है ना तो क्या करते हैं कि एक सैम्पल फ्लैट भी बना लेते हैं, एक सैम्पल फ्लैट बनाते लोग, फिर इसको पेपर में, होर्डिंग्स में वगैरह सब एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं। ये बड़े बड़े पेपर एड्स आएंगे, एडवर्टीजमेंट्स आएंगे, लोग आएंगे देखने के लिए कि भाई कहाँ है घर हमको ख़रीदना है, तो हम उनको सैम्पल फ्लैट घुमा देंगे और कहेंगे कि देखो अभी आपको बुकिंग अमाउंट पे कर दो, सैम्पल फ्लैट वगैरह देखो, फिर आप बुकिंग करो, यू बुक द फ्लैट्स। तो एक बायर बेचारा बुक करता है, फिर बुक करता है तो उसका पेमेंट शेड्यूल अपन बना देते हैं,
पेमेंट पूरा एक स्केड्यूल बनता है जिसमें हम लिखते हैं कि भाई आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आप बुकिंग अमाउंट के वक्त दे दो 5 लाख, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे चलते रहते हुए अलग अलग के। जैसे फर्स्ट स्लैब गिरेगा यानी बनेगा तो आपको इतना पैसा देना है 10%, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा तो 20%, फिर उसके ऊपर और होगा तो फिर और एक्स्ट्रा 10%, ऐसे कर करके फाइनल डिलीवरी जब हम आपको देंगे फ्लैट का तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप हमें पे करेंगे, है ना। समझ में आ गया, ये सब अपना चलता है। तो अब देखो क्या हो रहा है, हम कस्टमर को फ्लैट कब बेच रहे हैं, बनने के पहले। अभी तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज है, अभी तो ज़मीन खाली पड़ी है बंजर, उसमें फाउंडेशन भी नहीं डला है, हम फ्लैट बेचने चालू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे ये कंस्ट्रक्शन चलते जाएगा और जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होगा तब हम जाकर एक सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट या चीफ इंजीनियर जो होता है उसे लेनी पड़ती है कि भाई हमारा जो बिल्डिंग है, जो स्कीम है पूरा, वो कंप्लीट हो चुका है। एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अपन इन लोगों को ऑक्यूपेशन हैंडओवर करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस ऐसा है कि पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा, फिर अपन ऑक्यूपेशन लोगों को हैंडओवर करेंगे। एक्चुअली लॉ में रेरा वगैरह है ना, तो उसमें तो आप ऑक्यूपेशन हैंडओवर कर ही नहीं सकते अनलेस यू हैव कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लेकिन जो बिल्डिंग छोटे बड़े हैं जो रेरा में नहीं आते, जो आजकल रेरा है ना, RERA, उसमें नहीं आते और वगैरह वगैरह, या कोई एरिया में कंप्लीशन सर्टिफिकेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ ऑक्यूपेशन फिर दे दिया जाता है। तो एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बनता है कि इस दिन हम आपको ऑक्यूपेशन दे रहे हैं। तो बेसिकली या तो हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट देखेंगे या फिर ऑक्यूपेशन देखेंगे, स्पेशली इन केसेस वेयर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये दोनों जो है इसमें से विच एवर इज अर्लियर देखा जाता है। ओके, तो मान लो ये विच एवर इज अर्लियर जो है फर्स्ट ऑक्यूपेशन जब हमने हैंडओवर किया, या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का मिल गया हमको, तो वो तो पूरी बिल्डिंग का मिलेगा। तो ये अगर हुआ मान लो कि 14 जनवरी को 2025, लेकिन हमने ये फ्लैट कस्टमर को कब बेच दिया था, ये तो बहुत साल पहले बेच दिया था, 3 साल पहले। ये हो गया था उसको 15 अगस्त 2019 में। 15 अगस्त 2019 को हमने कस्टमर को फ्लैट बेच दिया और कहा कि अभी रुक जाओ, बहुत लंबी बिल्डिंग है और 10-12 बिल्डिंगें बनने वाली है, आपको आराम से 5 साल का समय है, टाइम है पैसा देने का, डोंट वरी, जस्ट बुक द अमाउंट राइट नाउ, पे द बुकिंग अमाउंट एंड बुक द बिल्डिंग। तो बंदे ने पे कर दिया। तो देखो ये सप्लाई हुआ, सप्लाई कब हुआ, 15 अगस्त 2019। ये कब हुआ, 14 जनवरी 25 के पहले। और फिर इतने समय तक वो हमको पार्ट पैसे देते गया, और फिर जब फाइनल पोजीशन हमने उसको दिया तब जो बैलेंस अमाउंट था लास्ट, वो हमने उससे ले लिया। तो ये देखो सप्लाई कब हुआ है, पहले हुआ है एज कंपेयर टू कंप्लीशन। तो ये जो है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो चलेगा इसको हम सर्विस मानेंगे, इसको सर्विस मानेंगे। ओके, अब लॉजिक देखो, बहुत सिंपल लॉजिक है कि कंस्ट्रक्शन जब मैं कर रहा हूं तो ये देखना पड़ेगा कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं कि किसी और के लिए कर रहा हूं। अगर मैं मेरी खुद की बिल्डिंग बना रहा हूं तो उसको कोई सर्विस मानेंगे क्या, नहीं। सप्लाई का मतलब ही है गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो, एक ने दूसरे के लिए किया तो उसको अपन सप्लाई मानते हैं। या फिर वो बिजनेस से नॉन बिजनेस में अगर लाए तो वहाँ ठीक है, उसको सप्लाई मानते हैं। अगर मैंने मेरी दुकान से टीवी घर पे लगाया देखने के लिए तो उसको सप्लाई मानते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम बिजनेस टू नॉन बिजनेस यूज, वो एक है एक्सेप्शन, बाकी नॉर्मली तो वन पर्सन टू अनदर होना चाहिए ना। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो खुद का अगर घर बनाऊंगा तो वो सप्लाई नहीं है। आपके लिए अगर मैं घर बना के दूंगा तो सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा ना। मैं आपको घर बना के दे रहा हूं तो देन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहां पर जो बिल्डिंग बन रही थी वो तो पहले मेरी थी, फिर मैंने आपको लास्ट में टाइटल ट्रांसफर किया, आपका फ्लैट आपको बेचा, है ना। तो ये अब अपने को देखना है। देखो
चेक कैसे करना, इसका लॉजिक क्या है कि 15 अगस्त 2019 को मैंने फ्लैट आपको बेच दिया और कंस्ट्रक्शन तो उसके बाद हुआ ना, तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब फ्लैट किसका है, आपका है, तो सर्विस मैं आपको दे रहा हूं ना, इसलिए इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। आ रहा है समझ में? दिस इज सप्लाई एंड दिस इज चार्जेबल टू जीएसटी। अब सवाल यह है कि कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, पूरे पे या जितना पैसा ये कंप्लीशन के पहले दिया गया उस पे। मान लो 90 लाख कंप्लीशन के पहले दिया गया और 10 लाख कंप्लीशन के बाद दिया गया, टोटल 1 करोड़ का फ्लैट था, तो क्या पूरे 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा? आंसर इज यस, पूरे पे लगेगा, फुल 1 करोड़ टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आया? अब एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में ऐसा है कि अगर ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद ये ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रांसफर कब हुआ, ये जो डेट है ना, जैसे मैंने लिखा 15 अगस्त 19, ये कहां से पता चलेंगी? ये तो हमारा जो एग्रीमेंट ऑफ सेल बनेगा उससे। एग्रीमेंट टू सेल पे क्या डेट डालना है वो तो अपने हाथ में है, वो अपन तो बैक डेटेड भी बना सकते हैं ना, बैक डेटेड या फ्रंट डेटेड या जब भी। तो गवर्नमेंट क्या है कि ये जो डेट ऑफ एग्रीमेंट है उस पर यकीन नहीं करता। गवर्नमेंट कहता है पैसे कब मिले ये बताओ, कंसिडरेशन कब मिला ये बताओ, ये हम देखेंगे। तो इसलिए यहां लिखा है कि वेयर एंटायर कंसिडरेशन, 1 करोड़ का फ्लैट है तो पूरा 1 करोड़, अगर ये कंप्लीशन जो डेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन या ऑक्यूपेशन का जो डेट है विच एवर इज अर्लियर, इसके बाद मिला है, एंटायर यानी पूरा 100 करोड़ 14 जनवरी 2025 के बाद मिला है, तो फिर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, यानी उसको सर्विस नहीं मानेंगे। तो ये कब होता है? ये होता है जहां ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, मैंने बनाई, मेरी बिल्डिंग है, पूरी बन गई, मेरे नाम से आया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद मैंने आपको बेचा, फिर आपसे कंसिडरेशन लिया, तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन जो है वो कब आ रहा है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। देन इट इज नॉट अ सर्विस। आए समझ? तो देखो एक बार फिर पढ़ो, कंस्ट्रक्शन को सर्विस मानेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयरऑफ, इसको सर्विस मानेंगे, पहले बोला इसको मानेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में क्या दिया है? वेयर एंटायर यानी 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर, 100% कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर व्हाट? कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इशुएंस ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। तो एक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट देखेंगे, एक ऑक्यूपेशन, फर्स्ट ऑक्यूपेशन जो है उसका डेट देखेंगे, इन दोनों में से जो पहले है वो लेंगे, हाँ, और पूरा कंसिडरेशन जो है अगर इसके बाद मिला है तो फिर उसको हम सर्विस नहीं मानेंगे। ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्ट कंसिडरेशन भी पहले मिल गया, मान लो 100 करोड़ में से 10 लाख भी अगर पहले मिल गए कंप्लीशन सर्टिफिकेट और 90 लाख बाद में मिला, तो भी वो सर्विस माना जाएगा और सिर्फ 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, पूरे 1 करोड़ पे टैक्स लगेगा। ये बात ध्यान रखो मेरी, नहीं तो बाद में गलत समझोगे आप कि भाई जितना कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिला उसको टैक्स करो, ऐसा नहीं है। अगर 1 रुपया भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले मिल गया है कंसिडरेशन बिल्डर को, तो फिर पूरा ही कंसिडरेशन जो है वो टैक्सेबल होगा। और एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट वही दिया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने वाला अथॉरिटी, तो इसको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई है जो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, लिखा है मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथोराइज टू इशू कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इन केस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ के हिसाब से उनके सबके लॉज अलग अलग रहते हैं, तो अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ ऐसा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, देन फ्रॉम सच अथॉरिटी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ आर्किटेक्ट या चार्टर्ड इंजीनियर या लाइसेंस सर्वेयर,
उस जगह का जो होगा उससे आप ले सकते हो. And the expression construction includes additions, alterations, replacements, remodeling of any existing civil structure. यानी एडिशंस अगर उसमें है, एक घर ऑलरेडी है उसमें 4 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर्ड है. एडिशन, ऑल्टरेशन, रिप्लेसमेंट्स, रीमॉडलिंग, पुराने घर को रीस्ट्रक्चर किया हमने, वो सब कवर्ड है. तो वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था. फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेम्पररी ट्रांसफर. अंडरलाइन द वर्ड टेम्पररी. टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. बहुत सिंपल चीज़ है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज जो होते हैं ना, यानी ये ट्रांजैक्शन के एग्जांपल दिए. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रेडमार्क्स, ब्रांड नेम्स वगैरह जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स होते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आपने किसी को दिया. अभी देखो फारूक क्या करता है कि लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं. मैं लेक्चर रिकॉर्ड के लिए लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका ट्रेडमार्क मेरे पास, उसको सर्विस मार्क कहते हैं, वो मेरे पास. अब मैंने फारूक क्लासेस को दिया यूज़ करने के लिए कि आप कॉपी करके स्टूडेंट्स को दो. जैसे ऑथर होता है तो ऑथर बुक लिखता है, उसका कॉपीराइट उसके पास होता है, फिर वो पब्लिशर को देता है कि ठीक है आप मेरी बुक छापो. फिर एक इंजीनियर है, उसने कोई इन्वेंशन किया, कोई नया तरीका का प्रोडक्ट बनाया, तो उसका ट्रेडमार्क उसके पास, फिर वो किसी मैन्युफैक्चरर को देता है कि ठीक है आप इसको बना के बेचो. और ये सारे एग्जांपल्स में जो कॉपीराइट ओनर है या जो ट्रेडमार्क ओनर है वो फिर रॉयल्टी या लाइसेंस फीस वगैरह चार्ज करता है यूज़र से, जिसको हमने यूज़ करने के लिए दिया उससे फीस चार्ज करेंगे या रॉयल्टी वगैरह चार्ज करेंगे, तो उस पर टैक्स लगना है. तो इसको भी अपन क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे. तो टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है ना, तो इसको अपन सर्विस मानेंगे. वेरी सिंपल. फिर अगला है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर. यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी है वो सर्विस में आता है. पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड IT एनेबल्ड जो सर्विसेज है वो सब इसमें आती है. सर्विसेज के अंदर प्रोग्रामिंग वगैरह सब सर्विस में आता है. इवन दो दैट प्रोग्राम विल बिलोंग टू यू. जैसे मैंने आपके कस्टमाइज प्रोग्राम बना के दिया जो आपका होगा, लेकिन उसको फिर भी अपन सेल नहीं मानेंगे. इट इज़ नॉट लाइक सेल ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ सर्विस ओनली, उसको सर्विस ही माना जाएगा. देन एग्रीइंग to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. ये एक्ट और फॉरबियरेंस ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आप मेरे को पैसा दो, मैं एक क्लास नहीं लूँगा, एक बैच नहीं लूँगा, सब एग्जाम्पल दिए थे ना, वो सब भी सर्विस में, उसको हम सर्विस मानेंगे. टू डू और नॉट टू डू समथिंग. कंसिडरेशन की डेफिनेशन में शायद मैंने आपको समझाया था, है ना, तो वो ये यहाँ इस एग्जांपल में लिखा है कि योर रिक्वेस्ट जो नॉट टू कैरी ऑन पर्टिकुलर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर 5 years, जो एग्रीज विद द टर्म्स एंड कंडीशंस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन ऑफ 5 lakhs, दिस वुड अमाउंट टू सप्लाई ऑफ सर्विस. और ये 5 लाख जो आएगा उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा. और उसके बाद है फिर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन लाइक रेंटिंग ऑफ कॉफी मशीन, जनरेटर सेट्स, प्रोजेक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं उसमें. आजकल तो कार रेंटल भी होते ना, ड्राइव योर सेल्फ ड्राइव कार्स, वो सब इसमें आएंगे. दे विल ऑल बी कॉल्ड द सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि सिर्फ राइट टू यूज जा रहा है ना, ओनरशिप नहीं जा रहा, राइट टू यूज ये सर्विस. फिर वो सर्विसेज का डेफिनेशन भी दिया, ये अपन ने देखा ही था, तो नहीं वहाँ पे अपन ने पढ़ा था पूरा सर्विसेज का डेफिनेशन.
डेफिनेशंस के अंदर, तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वही है कि एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स इज सर्विस, लेकिन उसमें मनी को एक्सक्लूड किया है उन्होंने और सिक्योरिटीज़ को, लेकिन अगर उसमें भी कोई सर्विस इन्वॉल्व है, यूज़ ऑफ मनी या कन्वर्जन ऑफ मनी, तो उसको अपन सर्विस मानेंगे। और सिक्योरिटीज़ के केस में जो ब्रोकर वगैरह जो सर्विसेज देते हैं वो टैक्सेबल में आएंगे। फिर उसके बाद एक पॉइंट है कॉम्पोजिट सप्लाई का, 6th पॉइंट, द फॉलोइंग कॉम्पोजिट सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट यानी जहां मिक्सचर है, गुड्स और सर्विस का मिक्सचर है, दोनों साथ में है, तो उसको क्या माना जाए। जैसे देखो, मैं आपको बुक भी दे रहा हूँ, बुक तो गुड्स है, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ये सर्विस है, तो कॉम्पोजिट हो गया ना। तो कॉम्पोजिट को अपन सर्विस कब मानेंगे, तो वो यहां दिया है। पहला पॉइंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इसको अपन सर्विस मानेंगे हमेशा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है कि उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होते हैं और सर्विस भी है। जैसे मैंने आपको सोफ़ा सेट बना के दिया, तो मैं लकड़ी लेके आया, लकड़ी से मैंने सोफ़ा बनाया, कुशन लगाया, कपड़ा लगाया और आपको दिया। मैं कौन हूँ? कारपेंटर। तो उसमें मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए, बहुत बड़ा बंगलो बन रहा है आपका, तो 2-4 सोफ़ा सेट बना के दिए, तो उसको अपन पूरे 2 लाख को किस में डालेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ही डालेंगे, उसको गुड्स में नहीं लेंगे। इवन दो एलिमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, उसमें लकड़ी जो आई, कपड़ा जो आया, कुशन्स जो आए, वो तो गुड्स है ना। लेकिन तो भी क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्लस सर्विस। यानी सिंपल गुड्स में ट्रांसफर नहीं करता, गुड्स के ऊपर काम करके कुछ बना करके मैं आपको देता हूं, ठीक है। तो उसको हमेशा अपन क्या मानेंगे? सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा किस में लेंगे? सर्विस में लेंगे। दूसरा, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस, part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or other article of human consumption or any drink other than alcoholic liquor, because alcoholic liquor is outside GST अभी के लिए, where such supply of service is for cash, deferred payment or other valuable consideration। in simple words, रेस्टोरेंट लिख दो बाजू में। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है, उबर ईट्स, स्विगी, जोमेटो, ये भी सब उसमें आ गए। एंड द नॉर्मल रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट सर्विस बेसिकली इज अ सर्विस। हालांकि उसके अंदर भी खाना भी इन्वॉल्व है ना, गुड्स भी है ना। देखो, आपने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, तो उसमें पनीर आया, बटर भी आया और बहुत सारे मसाले भी आए, एंड ऑफ कोर्स अनियंस एंड बाकी सब प्याज मसाला भी आया, लहसुन वगैरह, तो ये सब है उसके अंदर, ये तो गुड्स है। और मैंने बनाया, कुक किया और आपको दिया, तो इसको भी अपन फुल्ली सर्विस ही मानेंगे। नथिंग विल बी कॉल्ड एज गुड्स, इट विल बी सर्विस ओनली। लेकिन अब यहाँ है रेस्टोरेंट पे, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे प्री प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, जैसे टिन्ड कंटेनर्स में जो जाते हैं, जैसे हमने बेक बीन्स बना के टिन में कंपैक्ट वो करके उसको बेचा, तो फिर वो गुड्स की डेफिनेशन में जाएगा। टिन्ड गुड्स, फिश आती है उसमें, बहुत सारे बेक बीन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है आजकल। प्री प्रिपेयर्ड फूड जो होता है, MTR और बाकी बहुत सारी कंपनीज है जो बना के बेचते हैं, नहीं वो मार्केट में शेल्फ पे मिलता है, पनीर बटर मसाला, उसको घर लाओ, खोलो, गरम करो और कुछ एडिशन करना है तो करो और खा लो, वो गुड्स में जाएगा। फिर बिस्किट्स बना के बेचना, वो गुड्स है। केक्स बना के बेचना, ब्रिटानिया वगैरह के केक्स आते हैं, वो गुड्स है। कुकीज़ आती है, चॉकलेट फिल्ड कुकीज़, वो गुड्स है। बिस्किट्स है, गुड्स है, वो सब गुड्स में जाएंगे, जिसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ है और जो बनाकर कस्टमर के लिए नहीं बनाया जाता, वो बनाकर लोग बेचते हैं उसको मार्केट में रख के, दैट विल बी गुड्स। ओके। इवन आइसक्रीम जो बना के बेचती है कंपनियां, वो गुड्स है।
लेकिन आइसक्रीम की दुकान है, आप वहाँ जाओगे और वो कप में निकाल के देगा, तो वो सर्विस। रेस्टोरेंट इज अ सर्विस। तो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट्स, ये दोनों को याद रखो। सिमिलरली 7 नंबर है, फिर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली supply of goods by an unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or any other valuable consideration। ये होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बेसिकली, जो अनइनकॉर्पोरेटेड भी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, जो अपने ही मेंबर्स को सप्लाई करते हैं। तो बल्क में खरीद के लाएंगे और मेंबर्स में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन इसको अपन टैक्स करेंगे। तो ये पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर या उसके पहले शायद आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी जो इनकम टैक्स में लगता है कि एक एओपी और उसके मेंबर्स आपस में डील नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी याद है ना, एक एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज अनरजिस्टर्ड, मीन्स इट डजंट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके मेंबर्स वो एक ही माने जाते हैं, दे आर म्यूचुअल एंटिटी। तो आपस में वो कोई डील करके इनकम अर्न नहीं कर सकते, इनकम टैक्स में वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन जीएसटी में वो टैक्सेबल होता है। तो एक अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी है जो अपने मेंबर्स को कोई भी चीज़ सप्लाई करेगा, तो इसको अपन टैक्स करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड इट विल बी टैक्सेबल। फिर उसके बाद गुड्स की डेफिनेशन दी है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने पढ़ा ही था उसको। तो इस तरह से वो है। और उसके बाद एक शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट है, वो भी देख ही लेते हैं अपन इसी लेक्चर में। तो चलो सबसेक्शन 2 जो है, फिर ये वन ही था कि किसको गुड्स और किसको सर्विस मानेंगे। फिर 2 में वो है कि जिसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ना तो गुड्स मानेंगे ना सर्विस मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे। तो उसके अंदर वो जो है नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3, उसमें क्या क्या है वो अपन देखते हैं। और उसके अलावा एक वो था ही जो गवर्नमेंट के सॉवरेन फंक्शंस है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहले है एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, सर्विस बाय एन एम्प्लॉई टू एन एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हज़ारों लाखों लोग जो एम्प्लॉयमेंट में है, जिनको मंथली सैलरी मिलती है या वीकली भी मिलती होगी, एनुअल भी मिलती होगी, जो भी है, दे आर नॉट लायबल फॉर जीएसटी। द होल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज आउटसाइड जीएसटी। ओके, एम्प्लॉई जो सर्विस एम्प्लॉयर को देता है, वो ना तो सर्विस मानेंगे ना गुड्स मानेंगे, यानी कि उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। वैसे एक पॉइंट आपको बताऊं अभी कि अपन बाद में एग्जेम्पशंस भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो नेगेटिव लिस्ट है और बाद में जो एग्जेम्पशंस देखेंगे, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो नेगेटिव लिस्ट है ना, ये सप्लाई के ही बाहर है। तो अगर ये सप्लाई के ही बाहर है तो फिर इसको अपन कहते हैं नो लेवी ऑफ टैक्स। इनके ऊपर लेवीच नहीं हुआ, देयर इज नो लेवी ऑफ टैक्स, क्योंकि सप्लाई नहीं है ना। लेवी किसके ऊपर होता है? सप्लाई के ऊपर। लेवी सेक्शन 9 में आएगा, अभी अपन सेक्शन 7 में। लेवी सप्लाई के ऊपर होता है, और अगर किसी चीज को सप्लाई नहीं माना, यानी वो 9 में जाएगा ही नहीं, यानी उस पर लेवी होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? और एग्जेम्पशंस जो बाद में अपन स्टडी करेंगे, वो लेवी है, कोई चीज पे लेवी है बिकॉज इट्स अ सप्लाई, लेकिन गवर्नमेंट का उसको टैक्स करने का इंटेंशन फिलहाल नहीं है, तो फिर उनको वो एग्जेम्पशंस में प्रोवाइड कर देते हैं। तो एग्जेम्पशंस क्या है कि लेवी है मगर एग्जेम्प्ट है, तो आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, लेवी है लेकिन पेमेंट नहीं करना। और ये क्या है, यहां पे लेविच नहीं है। लेविच नहीं है तो एग्जेम्पशन की जरूरत भी नहीं है। लेविच नहीं है ना, तो कोई टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो देखो, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, फर्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, सर्विस बाय एनी कोर्ट। कोर्ट जो होते हैं लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स होते हैं जहाँ जजेस बैठते हैं,
तो सर्विसेज बाई कोर्ट, कोर्ट फीस होती है ना, आप जब भी कोई केस फाइल करने जाओगे तो कोर्ट फीस देनी पड़ेंगी, तो वो कोर्ट फीस के ऊपर कोई जीएसटी इम्पोज नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सर्विस नॉर गुड्स, कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट अ सप्लाई। सिमिलरली ट्राइब्यूनल होते हैं, एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, लाइक इनकम टैक्स में ITAT है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपने इसमें भी है, GST ट्राइब्यूनल भी है, जो अपील्स के चैप्टर में बाद में अपन स्टडी करेंगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। तो ये सब एग्जेम्प्ट है, कोर्ट भी और ट्राइब्यूनल भी। फिर बहुत इंटरेस्टिंग आता है 3rd नंबर पे, फंक्शंस परफॉर्म बाय MPs, अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, द ग्रेट MPs, MLAs, स्टेट लेजिस्लेचर वाले, मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल बॉडीज वाले, गांव खेड़े वाले, म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल अथॉरिटीज। तो इनके जो मेंबर्स है जो अपन इलेक्ट करते हैं बेसिकली, ये लोग कोई सर्विस नहीं देते, लिखा है। हमको तो पहले से मालूम था, हमको तो सालों से 80 साल से, जब से इंडिपेंडेंस मिला है 70-80 साल, तब से मालूम है कि ये लोग कोई काम नहीं करते, कोई सर्विस नहीं देते। अब लॉ के अंदर भी लिखा गया है, देखो, कि ये लोग कोई सर्विस नहीं देते। यानी कि इनको जो तनख्वाह मिलती है फ्रॉम द डेली अलाउंस एंड ऑल दैट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट लायबल फॉर GST। मस्त है ना। देन बी क्लॉज में है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट in pursuance of provisions of Constitution of India in that capacity। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स या अथॉरिटीज जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमिश्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का स्टेटस होता है। सॉरी, बहुत ठंडा कर रहा है AC। हाँ, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, इवन द जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ में आते। तो इनका जो पेमेंट है, जो फीस है इनकी या जो पेमेंट्स है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देन ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज नॉट डीम टू बी एम्प्लॉय। यानी ये लोग एम्प्लॉय नहीं होते, अगर एम्प्लॉय होते हैं तो पहले ही क्लॉज में एग्जेम्प्ट हो जाते, एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन फिर भी ये उन बॉडीज़ के डायरेक्टर्स या है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह या लोकल अथॉरिटी के एस्टैब्लिशमेंट्स है। तो इन पे काम करने वाले जो ये चेयरपर्सन्स या मेंबर्स या डायरेक्टर्स है, इनको भी कोई GST नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल RBI गवर्नर, नो GST। चेयरपर्सन ऑफ CBDT या CBIC, ये सब गवर्नमेंट के बॉडीज़ है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन सब के जो चेयरपर्सन्स है, मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, इनके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। देन सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, आखिर में जो अपने को सर्विस लगती है, फ्यूनरल, लास्ट में मौत के समय, बरियल, मुर्दे को गड़ाने का सर्विस, क्रिमेटोरियम, मुर्दे को रखने के लिए जो क्रिमेटोरियम होते हैं, मॉर्चुअरी होती है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, वो जो गाड़ियाँ होती है ना जो शव वाहन कहते हैं उनको, तो ये सब जो है ये एग्जेम्प्ट। वैसे ये सर्विस का नाम क्या है मालूम है? फ्यूनरल बरियल सर्विस जो देने वाले लोग होते हैं ना, उनका नाम क्या होता है? उनको किस नाम से हम बुलाते हैं मालूम है आपको? किसी को भी गैस करो। इसको कहते हैं अंडरटेकिंग सर्विस, इसको अंडरटेकिंग कहते हैं और इसके जो लोग होते हैं ना उनको अंडरटेकर्स कहते हैं। अंडरटेकर्स यानी जो लोग फ्यूनरल वगैरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गड्ढा खोदेंगे, बॉडी को ले डाउन करेंगे वगैरह वगैरह। और एक बार मैं मालूम है यूके गया था, घूम रहा था जैसे स्टेशन से हम निकले, एक तो वहाँ कॉर्नर में एक दुकान थी, वहाँ लिखा था बड़े उसमें दी अंडरटेकर्स, मतलब नाम था जो भी है,
XYZ अंडरटेकर्स। तो मैंने वहाँ, इसलिए मेरे को मालूम है अंडरटेकर्स वर्ड। तो पहले वैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने कहा ये क्या दुकान है, वहाँ लिखा था अंडरटेकर्स। फिर मैंने बोला ये क्या चीज़ होती है, अच्छा काला कांच वाँच था। मैंने चलो दुकान के अंदर जाके देखते क्या है, स्कीम वीम भी लिखा होता, सम स्कीम वगैरह ऐसा कुछ है। गया अंदर तो अंदर जाने के बाद देखा कि वहाँ बहुत सारे कॉफिन्स लगे हुए थे, हाँ, और सबके ऊपर कॉफिन, जैसे अपन फर्नीचर की दुकान में जाते हैं ना, तो वैसे कॉफिन्स रखे हुए थे और उनके ऊपर प्राइस टैग भी लिखा हुआ था, और उसमें कुछ ऑफ भी चल रहा था कि अगर आप बुक कर लेते हैं ये कॉफिन्स तो इतना इतना % ऑफ मिलेगा। तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने और इंक्वायरी की, मैंने बोला अच्छा ये क्या है क्या नहीं। तो उनका एक स्कीम चालू था कि आप जैसे जिंदा है, जैसे अपन LIC की स्कीम निकालते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम, तो वैसे ये अंडरटेकिंग की भी स्कीम थी कि एक इंसान अपने मौत के पहले ही डिसाइड कर ले कि उसको कौन सा कॉफिन चाहिए। यू सिलेक्ट योर कॉफिन, यस, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे। तो कॉफिन को सिलेक्ट करो, कलर वगैरह सब, फिर उसका प्राइस वगैरह, और उसमें एडवांस पैसे जमा कर दो, तो फिर वो आपका बुकिंग हो जाता है। देन व्हेनेवर यू डाई and they receive a message that this person is gone, so they will bring that coffin and all the other things that you have approved or already bought, all the accessories, फिर वो आपको ले डाउन करेंगे ले जाके ग्रेव के अंदर। इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा है, तो वो सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है पूरी तरह से। फिर उसके बाद है सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग एक्सेप्ट सेल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये वही है फिर जो अपन ने अभी पढ़ा था ना, कि मैंने कहा था कि बिल्डिंग जो होती है, जो फुल्ली कंस्ट्रक्ट होने के पहले जिसको बेचा जाता है तो वो टैक्सेबल है, और फुल्ली कंस्ट्रक्ट होने के बाद अगर वो बिकी तो एग्जेम्प्ट है, उसको सप्लाई नहीं मानते ना। अगर फुल्ली मेड बिल्डिंग है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, और उसके बाद आप उसको बेचोगे तो उस पर टैक्स नहीं है। तो ये वही है कि उसको फिर अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, whichever is earlier, first occupation और वो। Then actionable claims other than lottery betting gambling, lottery betting gambling जो है ये 3 टैक्सेबल है, उसके अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम्स है तो वो टैक्सेबल नहीं है। वैसे कुछ होते नहीं है वो सब, कोई मतलब नहीं है। Then supply of goods from a place in the non-taxable territory, यानी कि इंडिया के बाहर, to another place in the non-taxable territory without such goods entering India। यानी एक सेलर है, वो इंडिया में बैठ के बेच रहा है गुड्स, लेकिन उसका एक फैक्ट्री है US में, वहां से वो गुड्स जाने वाले हैं साउथ अफ्रीका। US से गुड्स जाएंगे साउथ अफ्रीका, लेकिन आदमी बैठा हुआ इंडिया में है, तो क्या उस पर GST लगाएंगे? नहीं, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, US नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, इंडिया के बाहर है, टू अनदर प्लेस इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी माल कहाँ से बिकेगा? US से जाएगा कहाँ? साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, रशिया, वेर एवर एक्सेप्ट इंडिया, तो उसको भी अपन टैक्स नहीं करेंगे। देन सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स अंडर कस्टम्स एक्ट to any person before clearance for home consumption, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको अपन हाई सी सेल्स ही कहते हैं। बिफोर क्लियरेंस, इसको अंडरलाइन करो, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो आपने कस्टम्स पढ़ा क्या? जैसे कस्टम्स के लेक्चर मैंने आपको पहले दिए हैं, है ना, GST के बाद में दे रहा हूँ, तो कस्टम पढ़ा है ना आपने। तो बिफोर क्लियरेंस, जो क्लियरेंस अपन लेते हैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके, फिर पैसा वैसा भर के क्लियरेंस कराते ना, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक आदमी ने गुड्स इंपोर्ट किया। अच्छा, इसको भी देखो, मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये USA से गुड्स इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, या कमिंग टू इंडिया। अब यहाँ से निकले थे 14 जनवरी को, फिर इंडिया में क्या होता है कि वो कस्टम्स पोर्ट रहता है पूरा, है ना, और ये कस्टम्स एरिया, तो शिप इधर आएगा, फिर गुड्स अनलोड होंगे पोर्ट पे, है ना, पोर्ट पे गुड्स पड़े रहेंगे,
फिर यहाँ से जो इम्पोर्टर है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ड्यूटी का पेमेंट करेगा, कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट होगा, पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ से वो रिलीज होगा। तो जब ये गुड्स बाहर निकलता है इसको हम कहते हैं कस्टम क्लियरेंस, है ना, तो इसको कस्टम क्लियरेंस कहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट मिस्टर जो इज इंपोर्टिंग सम गुड्स, ही इज इंपोर्टर, ही इज इंपोर्टिंग गुड्स। तो एक तो है कि गुड्स पोर्ट पे आने के पहले और एक क्लियरेंस होने के पहले। पोर्ट पे आ गए हैं लेकिन क्लियरेंस होने के पहले। तो अगर जब गुड्स इंटरनेशनल वाटर्स में है, यानी वो शिप आ रहा है और यहीं पर वो उसको सेल कर देता है, ही सेल्स, तो कैसे सेल करेगा? जो कंसाइनमेंट नोट रहता है उसके पास, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसको हम कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग इसमें कहा जाता है, या एयरवे बिल अगर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसको बेच सकता है वो, है ना, किसी को कि भाई गुड्स आ रहा है तुम रखो, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रखो और जाके ले लेना कस्टम में से बाद में। तो ये जो सेल है उसको क्या कहते हैं हम? हाई सी सेल्स। और ये जीएसटी में टैक्स नहीं होगा, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो अगर ये सेल हो रहा है, कब हो रहा है? व्हेन द गुड्स आर स्टिल इन द इंटरनेशनल वाटर्स, दे हैव नॉट रीच्ड इंडिया, तो ये ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है। दूसरा कि अगर वो पोर्ट पे आ गए हैं, पोर्ट पे आ चुका है, हाँ, और पोर्ट पे पड़ा है लेकिन हमने उसको क्लियर नहीं करा है, वी हैव नॉट फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री, वी हैव नॉट येट क्लियर्ड द गुड्स, लेकिन मेरे को एक अच्छा बायर मिल गया, जो को एक अच्छा बायर मिल गया, वो कहते हैं कि यार तू खरीदता ही गया, उसने कहा कि यस मेरे को बेच दे। तो जो ने ये गुड्स जो है वो किसी और को बेच दिया बिफोर क्लियरेंस, यानी यहाँ पर जब गुड्स यहाँ पर है तब उसको बेच दिया, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो वो यहाँ पे दिया है, हालांकि इंडिया में आ चुका है, देखो गुड्स इंडिया में है, इंडियन पोर्ट पे बॉम्बे में है, लेकिन क्लियरेंस नहीं हुआ है, और उसके पहले अगर आप उसको बेच दो, बेचने का तरीका वही रहेगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बेचना पड़ेगा अपने को, तो उसको भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। सिमिलरली एक ये भी होता है ना, वेयर हाउस में जाता है गुड्स, यानी पोर्ट पे आया है, पोर्ट से फिर अपन उसको ट्रांसफर करते हैं वेयर हाउस के अंदर, और वेयर हाउस से बाद में बिल ऑफ एंट्री भर के क्लियर करते हैं, है ना, वो भी एक तरीका है। तो अगर वेयर हाउस के अंदर भी अगर हम सेल कर दें, व्हेन द गुड्स आर लाइंग इन वेयर हाउस, तो वो भी नॉट अ सप्लाई माना जाएंगे, क्योंकि अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, और क्लियरेंस नहीं हुआ है इसलिए इसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। हाँ, एक बार क्लियरेंस हो गया, या तो पोर्ट से या फिर वेयर हाउस से एक बार क्लियर हो गया, तो फिर वो इंडियन लैंडमास का पार्ट बन गया, फिर अगर आप उसको बेचोगे तो देन इट इज अ सप्लाई। आए समझ में? इंटरेस्टिंग है। तो वो लिखा था, देखो, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स अंडर कस्टम्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। और दूसरा पॉइंट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो ये दोनों पॉइंट मिक्स करके मैंने आपको समझाया। एंडोर्सिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो ये वही बोला मैंने, एक तो वेयर हाउस में जाने के बाद भी आप बेच सकते हो, और एक के डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को आप बेच दो क्लियरेंस के पहले, दोनों में क्लियरेंस के पहले, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो ये वेयर हाउस वाला केस है, ये पोर्ट वाला केस है, जो पोर्ट पे से ही हमने बेच दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। कैसे? बाय ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और दूसरा पॉइंट वो है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, या लोकल अथॉरिटी, वेयर दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद एक छोटा सा चार्ट दिया उसका टैक्सेबिलिटी का पूरा, यानी पूरे सेक्शन 7 में, कि अगर एक्चुअल सप्लाई है, इफ़ येस तो आगे बढ़ो, इफ़ नो तो देखो एक एग्रीमेंट टू सप्लाई है क्या, अगर उसमें येस है तो भी चांस है टैक्सेबल होने के।
और अगर एक्चुअल भी नहीं है और एग्रीमेंट भी नहीं है, दोनों में नो नो आ रहा है, नो नो, तो देन इट इज़ नॉट अ सप्लाई, नॉट टैक्सेबल। तो या तो एक्चुअल सप्लाई होना चाहिए, एग्रीमेंट, दो में से कोई एक तो होना चाहिए। चलो अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर देखेंगे कि ये गुड्स है क्या। अगर गुड्स में येस आता है तो आगे बढ़ेंगे, अगर आता है नो तो पूछेंगे सर्विस है क्या। गुड्स नहीं तो सर्विस हो सकती है। अगर उसमें येस है तो फिर वापस इधर आ जाएंगे और आगे टैक्सेबिलिटी अराइज हो सकती है। लेकिन अगर गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो देन नॉट टैक्सेबल। तो पहले देखो कि सप्लाई है क्या, सप्लाई में आएंगे एक्चुअल या एग्रीमेंट, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिर देखो कि गुड्स या सर्विस में से कोई तो भी तो एक होना चाहिए। अगर दोनों भी नहीं है, वो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है, तो देन नॉट टैक्सेबल। जैसे अभी हमने देखा शेड्यूल 3 वाले जो है नेगेटिव लिस्ट वाले, ये गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो नॉट टैक्सेबल। चलो दोनों में से अगर कोई एक है गुड्स या सर्विस में से, तो फिर पूछेंगे कंसिडरेशन है क्या। अगर येस है तो आगे बढ़ो, नो में आता है तो फिर देखो शेड्यूल 1 में है क्या। शेड्यूल 1 वो एक्सेप्शन वाला कि जहाँ कंसिडरेशन नहीं है तो भी टैक्सेबिलिटी अराइज हो सकती है। तो अगर वो आंसर येस है तो आगे बढ़ेंगे कि येस टैक्सेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर शेड्यूल 1 में भी नहीं है और कंसिडरेशन भी नहीं है, फिर ये नॉट टैक्सेबल में जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि कंसिडरेशन है तो फिर पूछेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या। कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या। अगर उसमें आंसर आता है नो तो उसका एक ही एक्सेप्शन है, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। अगर वो है तो फिर आगे बढ़ेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर नॉट टैक्सेबल। और ये दोनों तीनों है तो फिर देखेंगे कि एक्टिविटी कवर्ड बाय शेड्यूल 3 है क्या। ये सब होने के बाद भी अगर शेड्यूल 3 में एक्सेप्शन में डाला है कि नॉट अ सर्विस एंड नॉट गुड्स, या फिर एग्जेम्प्ट है, तो फिर ये नॉट टैक्सेबल में जाएगा। एग्जेम्पशन की लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे पूरी। या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वाला अगर केस, सॉवरेन फंक्शंस, तो वो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर ये आएगा टैक्सेबल में। सो छोटा सा फ्लो चार्ट है। तो इस तरह से ये पूरा सेक्शन 7 था अलॉन्ग विद शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। और यहाँ अपन इस लेक्चर को बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेक्शन 8, जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई।